एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी आधारित इकोनॉमिक्स के प्रश्न और उत्तर का सेट नंबर 5, जिसमें हम सब चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौता और संगठन। ठीक है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख रहे हैं, जिसका 4 वीडियो ऑलरेडी मेरे द्वारा अपलोड किया जा चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है एनसीईआरटी आधारित इकोनॉमिक्स के प्रश्न और उत्तर, उसमें से आप जाकर देख सकते हैं। उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से डाउनलोड कर सकेंगे। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जान के पढ़ाता हूं ताकि आपको याद रहे। चलिए 41 नंबर है, एशिया अवसंरचना निवेश बैंक यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीजिंग, चीन का राजधानी बीजिंग है, आप सबको पता है। स्थापना 25 दिसंबर 2015। यह बैंक विकासशील एशियाई देशों में बढ़ती निवेश मांग को पूरा करता है, यानी जितने भी विकासशील देश हैं उसमें जो निवेश की मांग है इस बैंक द्वारा पूरा किया जाता है। जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, फिर आप आसपास देख लें बांग्लादेश हो गया, तो बहुत सारे इसमें सदस्य देश हैं, 78 से भी ज़्यादा है। तो उन सब का जो भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर इकोनॉमी में योगदान चाहते हैं तो वहाँ से आपको लोन मिल जाता है, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से लोन मिल जाता है। भारत 2016 में इसका 57वां मेंबर बना था, अभी 78 के आसपास मेंबर है। इस बैंक में सबसे ज़्यादा अंशधारिता चीन का है, 30% के आसपास, यानी आप समझ सकते हैं कि चीन द्वारा सबसे अधिक इसमें पैसा लगाया जाता है, तो उसी को अंशधारिता सबसे अधिक होता है। और ठीक उसके बाद यानी दूसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत है, जो कि लगभग 8% के साथ दूसरे स्थान पे बना हुआ है। तो ये जो बैंक बना है ये एक्चुअल में बना है विकासशील एशियाई देशों में बढ़ती निवेश मांग को पूरा करने के लिए। यानी जो विकासशील देश हैं, एक विकसित देश होता है, ठीक है, जैसे अमेरिका, जापान वगैरह ये विकसित हैं, भारत, चाइना सब विकासशील में आता है, और अविकसित में बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री आते हैं। तो ये विकासशील एशियाई देशों में बढ़ती निवेश मांग को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, वर्ल्ड ऑयल आउटलुक कौन सी संस्था जारी करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी आपको इतनी लंबी नाम याद नहीं रखना है, सिर्फ आप ओपेक नाम याद रखेंगे। ओपेक का हिंदी में अगर बोलेंगे तो पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन। इसकी स्थापना 1960 में बगदाद में हुआ है। तो ये एक्चुअल में उस कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है जिस कंट्री के पास तेल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी रिजर्व ऑयल बहुत ज़्यादा है। तो संस्थापक देशों की संख्या 5 है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, यानी ऑस्ट्रिया भी इसका ऑब्वियस सी बात है सदस्य होगा। वर्तमान में कुल 13 सदस्य हैं, ठीक है। तो 13 देशों के पास, जहाँ ऑयल रिच कंट्री के पास ये वाला संगठन काम करता है, जिसमें से एक इंडेक्स जारी करता है वर्ल्ड ऑयल आउटलुक। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान। तो हाल ही में आप सबको पता है भारत द्वारा 2023 में संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता की गई, जिसमें ईरान को 9वां सदस्य बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं एक नज़र एससीओ के बारे में। एससीओ को बोलते हैं संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में की गई। वर्तमान में इसमें 9 सदस्य हैं, यानी ईरान को मिला करके। कौन कौन से सदस्य हैं इंपॉर्टेंट है जानना, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान है। इस संस्था का पूर्व नाम संघाई 5 था, जो कि 1996 में गठित हुआ था। और आपको पता है भारत द्वारा इस साल यानी 2023 में 2 संगठन की अध्यक्षता की गई, एक तो है संघाई सहयोग संगठन और एक G20, ठीक है। तो इस साल की गई और इस साल ईरान को शामिल किया गया। नंबर 44, G7 की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो G7 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। आंसर होगा 1975 में फ्रांस के पेरिस में वित्त मंत्रियों की बैठक के दौरान। स्थापना का कारण क्या था? तो तत्कालीन तेल संकट की समस्या के समाधान पर विचार करने के लिए। G7 विश्व के 7 प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्था, जिसमें आते हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का समूह है। G7 में 1998 में रूस को समूह में शामिल किया गया था, तब यह G8 कहलाता था, ठीक है। तो आप G8 भी सुने होंगे। तो जब G7 में रूस को शामिल कर लिया जाता है तो वो G8 कहलाता है। लेकिन 2014 में रूस द्वारा यूक्रेन के क्षेत्र क्रीमिया पर अधिग्रहण करने के बाद रूस को G8 से बाहर कर दिया गया, तो एक कंट्री बाहर हो गया। तो अब इस ग्रुप का क्या नाम रह गया? G7। इसके बारे में और भी 1-2 क्वेश्चन हम सब देखेंगे आने वाले सेट में।
फिलहाल ये कुछ कारण थे, जिसमें G7 ऐसे समूह है जो कि औद्योगिक रूप से बहुत ही सक्षम कंट्री है। आप देख सकते हैं फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है, जापान, अमेरिका और खुद ब्रिटेन भी है। तो ये सब औद्योगिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम कंट्री है और ये उस टाइम बना था जब तेल संकट हुआ था, युद्ध के कारण तेल संकट हुआ था। कभी मैं स्टोरी सुनाऊंगा आप सबको। तो इस कारण से G7 का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब। 45 है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा बर्लिन, जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। यह संस्था ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट जारी करती है। यह इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद करेंगे। यह संस्था भ्रष्टाचार निवारण संस्था पर केंद्रित है और यह हर साल भ्रष्टाचार के ऊपर सूचकांक जारी करती है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर्स जो कि आपका बर्लिन, जर्मनी में है, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है? तो ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट ये पब्लिश करती है, ये इंपॉर्टेंट है। आज थोड़ा मैं माइक लगा के आप सबको पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर आवाज़ में दिक्कत हो रही हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि आसपास बहुत शोर हो रहा है तो इस कारण से मुझे माइक लगाना पड़ा। वैसे मैं बिना माइक के ही आप सबको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो 45 का आंसर हो गया बर्लिन, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 46 इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ये यूएन की बॉडी है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। स्थापना 16 नवंबर 1945, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में इसका स्थापना हुआ था। पर अगर मुख्यालय पूछेगा तो आप फ्रांस की राजधानी पेरिस बताएंगे। यह संस्था कुछ रिपोर्ट पब्लिश करती है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आता है। तो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरी रिपोर्ट यूनेस्को पब्लिश करती है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स यूनेस्को पब्लिश करती है और यूनेस्को साइंस रिपोर्ट ये भी यूनेस्को पब्लिश करती है। अगर आप बोलेंगे कि इस इंडेक्स का हिंदी में भी लिख दें तो मैं अगले सेट से हिंदी में भी लिख दूंगा, अगर आप सब बोलेंगे तो। ठीक है, फिलहाल यूनेस्को का मुख्यालय आपको पता चल गया, स्थापना इंपॉर्टेंट है ये पता चल गया, और कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करती है ये आपको पता चल गया। इसके अलावा यूनेस्को क्या काम करती है ये भी हम सब किसी सेट में जानेंगे ही। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं 47 क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इस संस्था द्वारा निम्न रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी रिपोर्ट ये पब्लिश करती है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, उसके बाद द ट्रेड डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके बाद द लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट। इसका मतलब क्या होता है? जो अविकसित कंट्रीज है उस देशों पे भी रिपोर्ट पब्लिश करती है अंकटाड। ये यूएन का बॉडी है। अच्छा, जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं समझौता। तो ये चैप्टर जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक ये मत समझिएगा कि अंकटाड बस इतना ही पढ़ेंगे। अंकटाड के बारे में और भी बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो वो आगे आने वाले सेट में हम सब देखेंगे। इसलिए चैप्टर 1 खत्म करने में लगभग अभी 20 वीडियो लगेगा हम सबको, तब हम सब अच्छे से हर एक संगठन के बारे में पढ़ लेंगे, हर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारत का राष्ट्रीय संगठन के बारे में आसानी से पढ़ लेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं हम सब। पेरिस संधि कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 में। तो ये कभी कभी ये एग्रीमेंट भी पूछ लिया जाता है। तो पेरिस संधि हुई थी 1951 में। क्यों हुआ था? तो बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लक्समबर्ग एवं नीदरलैंड के मध्य यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय के गठन हेतु यह संधि हुई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा बात है 49 नंबर इसी में मैं ऐड कर दिया हूँ। रोम संधि कब हुई थी? तो आंसर होगा 1957 में। इसके माध्यम से दो समुदाय का गठन किया गया था, पहला यूरोपीय आर्थिक समुदाय और दूसरा यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय। तो मेनली ये संधि कब पूछ सकता है, क्यों के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन कब आप याद रखेंगे। तो पेरिस संधि 1951 और रोम की संधि 1957। सेट 5 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, नीति आयोग द्वारा कौन कौन सा रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है? तो नीति आयोग द्वारा निम्न रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। कौन कौन सा? तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, दूसरा है SDG इंडिया इंडेक्स, तीसरा है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, चौथा है स्टेट हेल्थ इंडेक्स, पांचवा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स और छठा है स्टेट एनर्जी इंडेक्स। अब जैसे कि हम सब नीति आयोग के ये तो रिपोर्ट को देख लिए, लेकिन नीति आयोग बनाया क्यों गया, ये क्या काम करता है, या ये किसके जगह पे आया? जैसे ये योजना आयोग के जगह पे आया था, या नीति आयोग के ऑल टाइम प्रेसिडेंट कौन होते हैं? तो वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो भी बनेंगे वो होंगे, यानी अब ये नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ऐसे हम सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि सिर्फ एक क्वेश्चन देख करके नीति आयोग खत्म नहीं हो जाएगा। मैं फाइनल जब तक नहीं बोलूँगा तब तक खत्म नहीं होगा। यानी इसका अभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं समझौता का जो कि आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 चल रहा है, इसमें लगभग 20 वीडियो अभी आने वाला है। ठीक है, ये तो 5वां वीडियो ही है, ऐसे और 15 वीडियो अभी आने वाले हैं, शायद उससे अधिक भी आ सकते हैं। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं टेस्ट लूँगा इन सारे वीडियो के ऊपर लगभग 100 क्वेश्चन का, और वो 100 एग्जाम फ्रेंडली होंगे क्वेश्चन। तो आप टेस्ट भी देंगे, इससे आपका अभ्यास भी हो जाएगा और आप बहुत कुछ सीख भी लेंगे। दूसरी बात है, जब आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ते हैं तो आपको एक याद करने का अनुभव होता है। इसका PDF आपको मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ज़रूर वहाँ से अपलोड कर लेंगे, मतलब डाउनलोड कर लेंगे और हार्ड कॉपी निकाल के याद करेंगे। ठीक है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाला सीरीज आपको पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।